मॉर्निंग वॉरियर्स। तो कैसे हो आप लोग। तो आज ये बहुत अच्छी सीरीज़ है जिसमें मैं आपको सारे के सारे डायग्राम ऑफ द बायोलॉजी क्लास 10 सब रिवाइज करने वाली हूँ। मीन्स ये मास्टर ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स है और इन वन शॉट जितने भी सब मास्टर्स है सारे के सारे कंसेप्ट्स का विच इज़ इन दिस वीडियो। ठीक है, सारे कंसेप्ट पे तुमको मास्टरी करा दूंगी, सारे डायग्राम्स को इस तरह से याद करवा दूंगी कि नेवर नेवर यू फॉरगेट इट, और साथ ही साथ कैसे बनाना है वो भी सिखा दूंगी। ठीक है, चलो। योर फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें आपको इंटरसेक्शंस पढ़ने हैं ऑफ योर लीफ, कि जब आप तुम लीफ के पोर्शंस को ब्रॉड करके देखोगे तो तुम्हें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले लीफ को देखो। अगर तुम नॉर्मली लीफ में देखो तो जो बीच, अगर तुम अगर लीफ को बना रहे हो तो लीफ इज, कैन यू ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, उसमें एक बीच में एक रीढ़ जैसी हड्डी होगी जो एकदम सीधा जा रही होगी, और उससे फिर क्या होगी, कुछ ब्रांच निकले हुए होंगे। याद रखना ही पॉइंट। तो जो बीच वाला प्लांट है या बीच वाला जो लाइन है, दैट लाइन इज कॉल्ड व्हाट। वो जो बीच वाला लाइन है उसको हम लोग मिड रिब बोलते हैं। जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, वर्टेब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी, तो दैट रीढ़ की हड्डी ऑफ द प्लांट इट कॉल्ड द मिड रिब। तो ये बीच वाला लाइन को, जो बीच की लाइन होती है जो पूरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है लीफ को, दैट इज कॉल्ड द मिड रिब। मिड रिब के बाद अब इसका जो ये हरा हरा पोर्शन है ना, दैट इज कॉल्ड एज लेमिना और द लीफ ब्लेड। ये जो पोर्शन एकदम प्लेन, दिस पोर्शन, ये जो प्लेन ये वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लीफ ब्लेड। ठीक है, उसके बाद इसके जो छोटे छोटे निकले हुए हैं अलग से स्टेम जैसा लीफ के अंदर ही, दैट इज कॉल्ड द वेन। जैसे मिड रिब से जो अलग से कुछ ब्रांचेस निकले हुए हैं, दैट ब्रांचेस इज कॉल्ड द वेन, और जो सबसे मेन है जिससे वो वेन निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मिड रिब, और जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड द लेमिना और द लीफ ब्लेड। ठीक है, उसके बाद जिस पोर्शन से वो लोग निकलते हैं ना, मतलब जिस पोर्शन से वो लोग स्टेम से जुड़े होते हैं या फिर रूट से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, दो टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, फाइलम और जाइलम, जो उनको ट्रांसपोर्टेशन पे हेल्प करते हैं, मीन्स वेस्कुलर बंडल। अब इस क्रॉस सेक्शन के वाले पोर्शन को अगर हम लोग जूम करें तो वो पोर्शन तुमको क्या होता है, वो पोर्शन कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब इस पोर्शन को मैंने जूम कर दिया, नाउ यू हैव टू, ये हो गया जूमिंग पोर्शन। अब लीफ के अंदर क्या क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया आउटर मोस्ट लेयर। वहाँ पे क्या होता है, एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स ऑयली ऑयली स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया, वैक्सी लाइक स्ट्रक्चर। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, जो प्रोटेक्टिव सेल होते हैं, तुम्हारे आउटर कवरिंग को बचाते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड द अपर एपिडर्मिस। यही तुम्हें आउटर सराउंडिंग से बचाते हैं। उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर के ग्रीन पिगमेंट को, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोफिल। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में जो सेल होते हैं लीफ या उसके स्टेम्स पे, तो बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं। एयर स्पेसेस के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स यानी कि स्टोमेटा, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है फॉर डूइंग द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, और स्वेट जो पानी जो बाहर निकलती है सनलाइट के एक्सट्रैक्शन से, और साथ ही साथ अगर उसको पानी लेना है या CO2 लेना है तो वो भी ये गार्ड सेल यानी कि स्टोमेटा की मदद से ही लेता है। अब ये मैंने गार्ड सेल बता दिया। तो ऊपर में जैसे अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, तो लोअर पोर्शन पे जब लीफ का पूरा पार्ट खत्म होता है तो देयर विल बी द एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ डायग्राम कि एक लीफ है। अब लीफ के अंदर का जो बीच पोर्शन है, सबसे पहले लीफ है, तो लीफ का जो पूरा पोर्शन है ये ग्रीन वाला, दैट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना। इसको क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड और लेमिना। फिर जो बीच की रीढ़ की हड्डी होती है, दैट इज कॉल्ड मिड रिब, उससे जो ब्रांचेस निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेन। उसके बाद उसके एंड पॉइंट पे क्या होता है, टिश्यूज कटते हैं, और दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द फ्लोएम और जाइलम, दैट इज कॉल्ड द वेस्कुलर बंडल। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए क्या इस इंटरसेक्शन की, जब इसके अंदर के पोर्शन को जूम करके देखे तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट पे एक क्या होता है, वैक्सी लेयर होता है, और वही वैक्सी लेयर जो है प्रोटेक्ट करता है तुमको, एक मतलब सॉफ्ट सी क्या करते हैं, सरफेस देता है। देखना बहुत सारे या सारे लीव्स में एक अलग सी चमकहाहट होती है, और मतलब मान लो उसमें वैसलीन कोई अप्लाई कर दिया हुआ, दैट इज ड्यू टू दिस वैक्सी प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ। उसके बाद उसके अंदर जाओगे तो एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है आउटर एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, दैट इज कॉल्ड द अपर एपिडर्मिस। उसके अंदर जाओगे तो क्लोरोप्लास्ट होता है जो क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करता है, विच इज द ग्रीन पिगमेंट, जो
फिल होता है और वो क्लोरोफिल के हेल्प से, हम सनलाइट के हेल्प से, CO2 के हेल्प से फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट कराते हैं फूड की प्रोडक्शन करने के लिए। फिर उसके बाद नीचे पोर्शन पे एक और एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द लोअर एपिडर्मिस। इसी में गार्ड सेल प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटा। स्टोमेटा इज एक्चुअली क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है। चाहे तुमको ट्रांसपिरेशन करना पड़े, वाटर को बाहर से अंदर लाना पड़े, चाहे CO2 लेना हो, उसको निकालना हो, सनलाइट लेना हो, दिस ऑल प्रोसेस इज गेटिंग टू बी डन बाय द गार्ड सेल विच इज द स्टोमेटा पार्ट। ठीक है, अब ये गार्ड सेल बोल रहे हैं, आ जाओ गार्ड सेल पढ़ाती हूँ। अब ये हो गया स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। जो फूला दिख रहा है दैट इज द ओपन वन। ये स्टोमेटा खुला हुआ है, मतलब इससे अब मटेरियल सेल के अंदर जा रहा है। लेकिन जब सेल को नहीं चाहिए होता है तो ये गार्ड सेल बंद कर देता है, मीन्स ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो इसमें क्या हो गया, गार्ड सेल बंद हो गया। ठीक है, इसको राजमा जैसा बनाना, जैसे दिस इज वन राजमा, ऐसे बना देना, एंड दिस इज अनदर राजमा, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो ये बन गया ओपन स्टोमेटा। अब इसको पॉइंट आउट करना है, तो बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये जो राजमा जैसा दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द गार्ड सेल, उसको गार्ड सेल बोलते हैं। बीच वाला पोर्शन को स्टोमेटा पोर्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा पोर्स। ठीक है, अब ये गार्ड सेल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, गार्ड सेल के अंदर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ इसी में क्लोरोप्लास्ट यानी कि ग्रीन पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके अगल बगल जो ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस सेल, क्योंकि ये अगल बगल चारों ओर से एपिडर्मिस सेल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, फॉर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, समझ आया। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाना है तो राजमा जैसा बनाओ, अगर फूला हुआ है मीन्स ओपन है तो फूला फूला राजमा बनाओ, और नहीं तो ये राजमा को ऐसे सिकुड़ा दो। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट सेल को एपिडर्मिस बोलते हैं, इन दोनों राजमा वालों को गार्ड सेल बोलते हैं, अंदर वाला ओपनिंग को पोर बोलते हैं, स्टोमेटा पोर। ठीक है, और ये गार्ड सेल में न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। आई होप तुमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा को रिमेंबर कर लिया है। अब आओ डायग्राम नंबर 3, दैट इज द एमोविया। एमोएबा में क्या है, एमोएबा में तुमको कैसे क्या डायग्राम समझना है कि कैसे वो फूड की इनगल्फिंग करता है, क्योंकि न्यूट्रिशन इन एमोएबा की बात किया जाए, न्यूट्रिशन इन एमोएबा की बात किया जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इंजेशन मतलब कि पहले वो फूड को अपने अंदर लेगा। सेकेंड प्रोसेस क्या है, उसको डाइजेस्ट करेगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा जो उसके लिए ईटेबल हो। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा तो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कराएगा अपने अंदर के वेसल्स के द्वारा, या जो भी प्रोसेस है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एब्जॉर्प्शन कराएगा। उसके बाद एसिमिलेशन कराएगा, मीन्स एनर्जी में कन्वर्जन कराएगा, और जैसे एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा फिर उसके द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा उसको एक्सक्रीट आउट करेगा, मीन्स इजेक्शन करेगा। समझ आया। ये 5 प्रोसेस के बेसिस पे पूरा न्यूट्रिशन चलता है, चाहे वो एमोएबा में हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स में हो। तो पहला प्रोसेस क्या है, द फर्स्ट प्रोसेस इन इजेशन मतलब इनगल्फ करेगा। इनगल्फ करने के लिए देखो ये क्या होता है, एमोएबा जो होते हैं वो उसका इरेगुलर शेप होता है किसी भी तरह। मान लो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया तो दिस शेप इज कॉल्ड द इरेगुलर शेप। ठीक है, कोई भी शेप तुम ड्रॉ कर सकते हो, वो एमोएबा का शेप हो जाता है। बट यू शुड बी केयरफुल कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस बना दो, क्योंकि एमोएबा के अंदर न्यूक्लियस होता है, क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस है। अब इसके पास एक फूड पार्टिकल आया, मान लो ये आया फूड पार्टिकल। अब ये फूड पार्टिकल को देख के अपनी एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगा, अपने एक फीचर का, विच इज़ द सूडोपोडिया, जिसके थ्रू वो अपने फिगर को इस तरह एक्सटेंड करेगा कि ये पूरा का पूरा फूड पार्टिकल जो है क्या करे, घिरा जाए। और धीरे धीरे घिराने के बाद ये इसको पूरा कवर कर लेगा और एक यहाँ पे वैक्यूल बना देगा, दैट इज कॉल्ड द फूड वैक्यूल। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पूरा घेर लिया तो दैट इज बिकम द फूड वैक्यूल। उसके बाद ये जब पूरी तरह घिरा गया तो ये हो गया एमोएबा का स्ट्रक्चर। वेट, इसको मिटा दूँ। हाँ, यहाँ पे हो गया फूड पार्टिकल, यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस। तो ये हो गया एमोएबा का स्ट्रक्चर। और एमोएबा इसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, उसको एसिमुलेट करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा उसको क्या कर देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा। ठीक है, आई होप आपको ये डायग्राम भी समझ आ गया। अब ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेशन होता है, एमोएबा में पढ़ लिया, अब ह्यूमन बींग्स में पढ़ो। ह्यूमन बींग्स में जैसे एमोएबा में फूड पार्टिकल्स को इंटर करने के लिए आप सूडोपोडिया प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो, या सूडोपोडिया फीचर का इस्तेमाल करते हो, फिर उससे फूड वैक्यूल बनता है, उसके बाद वो फूड तुम्हारे अंदर जाता है, मतलब एमोएबा के अंदर जाता है।
तो ह्यूमन बॉडी में उस फूड को इंजेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमने ऊपर वाले पोर्शन में कितने स्टेप्स पढ़े थे न्यूट्रिशन के, इंजेशन मतलब पहले तुमको इनटेक करना है। तो इनटेक करते कहाँ से, दैट इज़ थ्रू द माउथ, और माउथ में क्या होता है, टंग होता है। तो माउथ के थ्रू क्या करते हो, उसको इनटेक करते हो। अब पूरी प्रोसेस को रिवाइज करो। माउथ में क्या होता है, टिथ प्रेजेंट होता है, माउथ में क्या होता है, टिथ प्रेजेंट होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ द टिथ तुम्हारा मैकेनिकल क्या होता है, डाइजेशन होता है, मीन्स तुम्हारा क्रशिंग होता है। दूसरा, तुम्हारे माउथ में क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। और स्लेवरी ग्लैंड क्या करता है, स्लेवरी ग्लैंड स्लेवरी एमिलेज को क्या करता है, सिक्रीट आउट करता है फूड पार्टिकल्स में। फूड पार्टिकल में स्लेवरी ग्लैंड जो होता है वो स्लेवरी एमिलेज को सेक्रीट आउट करता है सलाइवा में। जो तुम्हारे मुंह के अंदर थूक होता है उसके अंदर क्या होता है, स्लेवरी एमिलेज प्रेजेंट होता है, जो स्लेवरी ग्लैंड क्या करता है, रिलीज करता है। और वो स्लेवरी ग्लैंड तुम्हारे फूड पार्टिकल को एकदम सॉफ्ट स्मूदी बना देता है कि वो इस ओसोफेगस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत स्मूथली पास आउट हो जाए। तो तुम्हारे मुंह के अंदर टिथ प्रेजेंट होता है और एक स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो स्लेवरी एमिलेज रिलीज करता है। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, माउथ में टंग मतलब बकल कैविटी, ठीक है। फिर ये कहाँ से गुजरते हैं, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को ओसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। और उसके अंदर कौन सी मूवमेंट होती है, फॉर सेंडिंग द फूड पार्टिकल फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमच, दैट इज पेरिस्टलाटिक मूवमेंट। जब वो स्टोमच में पहुंच जाता है तो स्टोमच में एक एसिड प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो फूड पार्टिकल को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, क्योंकि स्टोमच में एक हार्मोन, एक इंजाइम्स रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड द पेप्सिनोजन जो एक इंजाइम रिलीज करता है विच इज कॉल्ड पेप्सिन, जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। और वो पेप्सिन को रिलीज करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत है। फिर ये स्टोमच से होते हुए ये फूड पार्टिकल कहाँ जाता है, दैट इज़ दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज स्टेज माना जाता है डाइजेशन का, क्योंकि इसके अंदर दो ग्लैंड सिक्रीशन देते हैं, दैट इज़ द लीवर, एक लीवर देता है और एक पेनक्रियाज देता है। अब लीवर क्या सिक्रीट करता है, लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्यों, क्योंकि ऊपर से एसिडिक मीडियम पे फूड पार्टिकल आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करके नॉर्मल न्यूट्रल फॉर्म में लाने के लिए बाइल जूस आता है। और बाइल जूस एक बेसिक होता है, तो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और वो एसिडिक फूड को बेसिक फूड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्योंकि पेनक्रियाज जो एंजाइम्स रिलीज करेंगे वो न्यूट्रल फॉर्मेट में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसीलिए ये सबसे पहले उसको क्या करेगा, एसिडिक मीडियम से बदलेगा। दूसरा, वो बड़े बड़े फैट के पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करेगा, मीन्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करेगा। जब बाइल जूस का इस्तेमाल एक बार यहाँ हो जाए उसके बाद क्या होता है, पेनक्रियाज का काम आता है। पेनक्रियाज 3 तरीके के एंजाइम्स को रिलीज करती है, ट्राइप्सिन, लाइपेज और एमिलेज। ट्राइप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करता है, लाइपेज क्या करता है, फैट डाइजेशन करता है, और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज एमिलेज, वो कार्ब्स डाइजेशन करता है। तो यहाँ पे तीनों थिंग्स की क्या करती है, प्रॉपर डाइजेशन हो जाती है, सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर एब्जॉर्प्शन का काम, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक थिंग प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द विली, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। वो सारे फूड पार्टिकल से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे के सारे सेल तक पहुँचाता है। फिर सेल उसको ATP में कन्वर्ट करता है, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एनर्जी में। फिर ये कहाँ पे जाता है, बाकी का बचा हुआ पोर्शन जो है वो तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो होते हुए रेक्टम और एनस में चला जाता है, ठीक है। ये जो एनस है वो उसके थ्रू वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया तुम्हारा क्या, लीवर, और लीवर के अंदर इस बाइल डक्ट में ही बाइल जूस कंटेन होता है, ठीक है। लीवर, पेनक्रियाज देखो ऐसा दिखता है, ये स्टोमच के पीछे तरफ और स्मॉल इंटेस्टाइन के तरफ, ठीक है। ये हो गया गॉल ब्लैडर, ये बाइल डक्ट हो गया, और ये हो गया पूरा गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर के अंदर ही क्या होता है, दैट वाज द बाइल जूस, स्टोर करता है गोल ब्लैडर। ये हो गया डायफ्राम, जो तुम पढ़ोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि डायफ्राम क्या होता है, ठीक है। ये समझ आ गया, दैट इज डाइजेशन इन ह्यूमन बींग। अब आ जाओ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग समझने के लिए। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें वो क्या करता है, सांस लेता है। अब सांस लेता है तो ये तो नहीं एयर में सिर्फ ऑक्सीजन है, तो सांस लेता है तो उसमें डस्ट पार्टिकल भी जाते हैं और डिफरेंट टाइप के गैसेस जाते हैं। तो ये गैसेस घुसते कहाँ से, तुम्हारे नोज से। नोज मतलब उसके अंदर एक नेसल पैसेज होता है, हेयर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है। हेयर और म्यूकस तुम्हारे डर्ट पार्टिकल को वहीं रहने देते हैं, इसलिए नोज़ में डर्टीनेस क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, जिससे तुमको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। फिर वहाँ से वो जो
एयर है, दैट वाज एयर, वो गुजरता कहाँ से, एक पाइप से, दैट इज कॉल्ड विंड पाइप। ऊपर जो पाइप था वो ओसोफेगस था, दैट इज द फूड पाइप। ये विंड पाइप से गुजरेगा और विंड पाइप से गुजरने के बाद पहली ऐसी ओपनिंग पे आएगा जहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप एक कॉमन ओपनिंग पे खुलता है और वो कॉमन ओपनिंग पायरेनिक्स कहलाता है। पायरेनिक्स इज द कॉमन ओपनिंग। ये क्या होता है, कॉमन ओपनिंग होता है। पायरेनिक्स कॉमन ओपनिंग होता है माउथ और विंड दोनों के बीच में। माउथ और विंड, जहाँ से विंड जाता है और जहाँ से माउथ से खाना जाती है, वो दोनों के लिए कॉमन ओपनिंग है पायरेनिक्स। और उसके बाद जहाँ से तुम्हारी आवाज़ निकलती है, दैट बॉक्स इज कॉल्ड द लायरेनिक्स, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से आवाज़ निकलती है। इफ़ समबडी इज नॉट टॉकिंग और दे आर नॉट एबल टू टॉक, दैट मीन्स उनका लायरेनिक्स में कुछ कॉज हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो विंड पाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। और इसी ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं, इसमें क्या होता है, रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, हाफ रिंग ऐसे ऐसे। क्योंकि जब भी मान लो जब कोई ह्यूमन बींग सांस ले रहा है या सांस छोड़ रहा है, कभी उसको ज़्यादा अमाउंट में सांस आ रही है, कम अमाउंट में सांस आ रही है, अगर कम आ रही है तो वो जो विंड पाइप है वो सिकुड़ के बहुत छोटा ना बन जाए, दैट्स वाई उसके साइज़ को मेंटेन करने के लिए हमने हाफ रिंग्स को प्लेस्ड किया और दैट इज़ कॉल्ड द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसको क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एक जगह पे आके दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और एट द 3 डिग्री ब्रोंक्यूल वो एलिवोइली तक पहुंच जाता है। एलिवोइली क्या होता है, एयर सैक होता है, मतलब छोटे छोटे बबल्स के स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ये एयर जो इन्वायरमेंट से है वो पहुंचते हैं और यहीं पे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को ले जाते हैं और CO2 को दे देते हैं। CO2 फिर आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है और O2 फिर इन द बॉडी चला जाता है अलग अलग ऑर्गन तक, जिससे ग्लूकोज के साथ सेल जो है O2 का मदद से, ग्लूकोज का मदद से जो तुम फूड पार्टिकल्स जो या एब्जॉर्बिंग मटेरियल है जो विली एब्जॉर्ब करके सब सेल तक पहुंचाया था, वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करके, ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फूड जनरेट करता है, ठीक है, समझ आ गया। और ये जो देख रहे हो ये रिब्स, ये तुम्हारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हो गया रिब्स, और इसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। तुम्हारा जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है क्योंकि तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड जो हार्ट होता है वो थोड़ा लेफ्ट लंग तरफ टिल्टेड होता है, ठीक है। अब आ जाओ ये, हाँ एक और चीज़, दैट इज़ द डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो एक, तुम मान लो एब्डोमेन को, मतलब एब्डोमेन मतलब कि तुम्हारा कमर से नीचे वाला पोर्शन को कमर से ऊपर वाला पोर्शन को डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब तुम्हारे कमर से नीचे वाले पोर्शन को अलग करता है कमर से ऊपर वाले पोर्शन से। अगर तुम ज़्यादा सांस लेते हो तो डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर ऐसे हो जाता है कि तुम ज़्यादा सांस ले पाओ, और जैसे रिलैक्स करते हो मीन्स सांस छोड़ते हो तो तुम्हारा डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स कर जाता है, मीन्स लाइक दिस। ये हो गया उसका रिलैक्सिंग पोजीशन, ये हो गया उसका कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशन। जब वो रिलैक्स कर रहा है तो तुम ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब तुम कम ऑक्सीजन ले रहे हो। ये हो गया रेस्पिरेटरी इन ह्यूमन बींग्स। अब आ जाओ, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले तो लंग्स से, मैंने बताया था लंग्स में एलिवोइली से ब्लड वेसल्स क्या लेते हैं, O2 लेते हैं और उसको कहाँ तक ले जाते हैं, ऑर्गेन्स तक। तो ऑर्गेन्स तक पहुँचाने के लिए उनके बीच में एक ऑर्गेन आता है, दैट इज़ कॉल्ड द हार्ट। क्या बोलते हैं इसको, हार्ट, जिसको पंपिंग ऑर्गेन बोलते हैं। और ये लंग्स से लेकर के हार्ट तक लाने के लिए जो वेसल्स का इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी वेन। ये भी अरोटा ही होती है, ऑर्टा मतलब कि आर्टरी होती है, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी वेन जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है लंग्स से लेकर के हार्ट तक O2 लाने के, और ये लेके कहाँ पे आती है, लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है, ठीक है। पहले हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ लो, लेफ्ट एट्रियम उसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम उसके नीचे राइट वेंट्रिकल। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आएगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा राइट साइड ऑफ द ब्लड आएगी। और राइट साइड में वेसल्स प्रेजेंट होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स जो होती है वो जब ब्लड लेके आती है तो उसकी ब्लड दोबारा रीबैक ना कर जाए, इसलिए जो वेन में होता है वो वेल्व्स प्रेजेंट होता है, मीन्स ऐसे करके दरवाजे, कि एक बार ऊपर चले जाए तो वो ब्लड नीचे रिट्रेस ना कर पाए, ये लॉक हो जाए, क्योंकि नीचे रिट्रेस करेगा तो फंक्शनिंग बॉडी की बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे तुमने देखा क्या, पल्मोनरी वेन लेके आया। पल्मोनरी वेन जब लेके आया तो वो कहाँ पे घुसा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से घुसा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, तो पंप से पंपिंग होके कहाँ पे पहुँचा, ऑर्गन तक पहुँचा। ऑर्गन ने क्या दिया, ऑर्गन ने उसके बाद वेना केवा के थ्रू, मीन्स डीऑक्सीनेटेड कैरिंग वेसल्स के थ्रू क्या भेजा,
डीऑक्सीनेटेड ब्लड भेजा, वो कहाँ घुसा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में घुसा, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल उसको पंप किया तो पल्मोनरी आर्टरी उसको लेके गया लंग्स पे। ये कंफ्यूज करता है लेकिन याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिट वर्ड इस्तेमाल करो, लाने के लिए वेन रिस्पॉन्सिबल होता है और फिर ऑर्गन तक ले जाने के लिए आर्टरी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसी तरह लाने के लिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द हार्ट कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वेन रिस्पॉन्सिबल होता है, बट उसके बाद इसको लंग्स तक ले जाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हो गई पूरी की पूरी हार्ट की स्ट्रक्चर कैसे चलती है। कैपिलरीज हो गया जब ब्लड वेसल्स छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं जिससे उनकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड एंड द फूड पार्टिकल फ्रॉम द ऑर्गन ईजिली हो पाए और दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड वेसल्स इनटू द वेरी स्मॉल स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द कैपिलरी। तो लंग्स से लेकर के हार्ट तक लाने का काम ऑक्सीनेटेड ब्लड का पल्मोनरी वेन का होता है। फिर वहाँ से पंपिंग ब्लड को विच इज़ ऑक्सीनेटेड ब्लड उसको लंग्स से लेकर के हार्ट तक आने का काम पल्मोनरी वेन का होता है। फिर वो पंपिंग ब्लड को हार्ट से लेकर ऑर्गन तक ले जाने का काम आर्टरी का होता है जिसको ओर्टा भी बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। फिर वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जो आता है राइट एट्रियम में दैट इज़ डन बाय द वेन, वो वेन के द्वारा होता है। फिर वही चीज़ पंप करके वेन जो लेके आता है वही चीज़ पंप करके फिर लंग्स तक ले जाने का काम पल्मोनरी आर्टरी का होता है, ठीक है। अब ये पूरा हो गया। इसके लिए नॉर्मल एक स्ट्रक्चर भी रिमेंबर्स हो सकता है कि लंग्स से आया पल्मोनरी वेन, फिर वो घुसा कहाँ पे, हार्ट पे कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ से गया, आर्टरी के थ्रू ऑर्गन्स पे, फिर ऑर्गन से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स। मीन्स अगर इसका एक बॉक्सिंग लाइक डायग्राम बनाए तो ये हो गया बॉक्स, ये हो गया इसका 4 पार्ट, ये हो गया हार्ट के केस में क्या, उसका लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम और राइट साइड पे राइट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के नीचे क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के नीचे क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। लंग से आता है ऑक्सीनेटेड ब्लड बाहर से और वो ऑक्सीनेटेड ब्लड हमें पहुंचाना कहाँ पे होता है, ऑर्गन्स तक। तो सबसे पहली बात तो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक लाने का काम ऑक्सीनेटेड ब्लड का किसका होता है, पल्मोनरी वेन का। किसका होता है, दैट इज ऑफ द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लेके आता है, पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम तक लेके आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाता है, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करके उस चीज़ को ऑर्गन तक पहुंचाता है थ्रू दी आर्टरी। किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू। उसके बाद ऑर्गन से वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाने का काम किसका होता है, दैट इज ऑफ द वेन, और वो लेके कहाँ पे जाता है, दैट इज द राइट एट्रियम, ठीक है। ये वेन लेके आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन कहाँ पे, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल पे गया, राइट वेंट्रिकल उसको पंप किया, फिर पंप करके रिट्रेस करके उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है, दैट इज ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। किसका काम होता है, पल्मोनरी आर्टरी का, जहाँ से वो आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। अब हार्ट के स्ट्रक्चर्स को और डिटेल में अगर देखें तो लाइक दिस, ऊपर से क्या होता है, पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है, घुसता कहाँ पे है, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाता है, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पंप होके कहाँ से निकलता है, दैट इज द ऑर्टा, और ऑर्टा से वो कहाँ पहुँचता है, ऑर्गन्स तक पहुँचता है। फिर ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाने का काम किसका होता है, वेना केवा का। वेना केवा लोअर बॉडी से भी आता है और अपर बॉडी से भी आता है क्योंकि अपर में भी तो ऑर्गन्स है। तो वेना केवा लोअर बॉडी से क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है, और वेना केवा ही अपर बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है, और घुसता कहाँ पे, वो राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है और लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो फिर ये जब राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, फिर उसको पंप करने का काम राइट वेंट्रिकल का होता है, और उसको पंप करके किसके थ्रू वो लोग लंग्स तक पहुँचाते हैं, टू एक्सपेल देम आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक। तो अगर हम लोग हार्ट का डायग्राम बनाना सीखे तो हार्ट के डायग्राम को बनाने के लिए वी हैव टू जस्ट मेक अ स्ट्रॉबेरी लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि स्ट्रॉबेरी चॉकलेट होता है तो वैसा हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लाइक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लिया। अब ये स्ट्रॉबेरी लाइक स्ट्रक्चर्स में ऊपर लंग्स होता है और नीचे ऑर्गन्स होते हैं। तो ऊपर देयर वाज द लंग्स विच आई एम एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग विद द कैपिलरी, ये हो गया कैपिलरी।
कैपिलरी क्या होता है, जब तुम ब्लड वेसल्स को छोटे छोटे पोर्शंस पे डिवाइड कर देते हो, मतलब इतने थीन वॉल्स कि उसमें डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए मटेरियल का फ्रॉम दिस सेल टू द वेसल्स, दैट इज़ द ब्लड वेसल्स। तो ये क्या हो गया, दैट वाज द शॉर्ट पोर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इन और द होल लाइक स्ट्रक्चर इन द ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ट्रांसमिशन फ्रॉम द सेल टू द ब्लड वेसल्स विल बी टेक प्लेस, दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड द कैपिलरीज। उसको क्या बोलते हैं, उसको कैपिलरीज बोलते हैं। और ये पोर्शन किस चीज़ का है, दैट इज़ ऑफ द लंग्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है। अब लंग से क्या निकलेगा, जो वेसल्स निकलेगा, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके आएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग, मैंने क्या बोला, दैट इज़ कॉल्ड द पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन लेके आएगा, पहले वी हैव टू ड्रॉ व्हाट, वी हैव टू ड्रॉ द, एक्चुअली वी हैव टू ड्रॉ द हार्ट। तो आई एक्चुअली मेड इट लाइक अ स्ट्रॉबेरी, ठीक। इसमें एक तरफ लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा और दूसरी तरफ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होगा। तो इसका 2 डिवीजन कर दो लाइक दिस, ठीक, वेट, लाइक दिस, हाँ, इस तरह से 2 डिवीजन कर दो। 2 डिवीजन में दोनों में वेल्स प्रेजेंट होंगे, मीन्स ऐसे लाइक स्ट्रक्चर्स, इसमें भी थोड़ा दूर दूर रखो लाइक दिस, इसमें भी वेल्स प्रेजेंट होंगे। अब अपने राइट हैंड साइड वालों को लेफ्ट एट्रियम कह दो, दैट इज़ कॉल्ड द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड के नीचे वाला को लेफ्ट वेंट्रिकल कह दो, दैट इज़ कॉल्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। सिमिलरली अपने लेफ्ट हैंड साइड वाला को राइट एट्रियम बोल दो, दैट इज़ कॉल्ड द राइट एट्रियम। और लेफ्ट हैंड साइड वाला को ही राइट वेंट्रिकल बोल दो, क्या बोल दो, दैट इज़ कॉल्ड द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये जो लंग्स है, ये लंग्स जो है लेके कौन आता है, दैट इज़ द पल्मोनरी वेन। ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आता है फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन लेके आया, दैट इज़, और वेट, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन लेके आया, दैट इज़ लंग्स। तो लंग्स को लाने का काम किसका है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को। तो ये कौन है, लेके आया। यू हैव टू ड्रॉ इन अ पर्टिकुलर वे, ओके। तो ये क्या हो गया, पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आया। तो लाने वाला आर्टरी होता है, बट हेयर इज़ द नेम वेन, मैंने बताया अपोजिट होगा उसका नाम। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आया लेफ्ट एट्रियम में। जैसे वो लेफ्ट एट्रियम में घुसा, तो उसके बाद वो वेल्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके किसके थ्रू ऑर्गन्स तक पहुंचा, दैट इज़ ऑर्टा, मीन्स आर्टरी। तो आर्टरी से जो पंप होता है वो यहाँ से निकलता है, यहाँ से ये चीज़ पंप होती है, और यहाँ से फिर वही जो ब्लड लेके आया, दैट इज़ थ्रू द पल्मोनरी वेन विच इज़ ऑक्सीनेटेड ब्लड, उसको लेके जाने का काम किसका होता है, दैट इज़ ऑफ द आर्टरी। उसको लेके जाने का काम किसका होता है, दैट इज़ ऑफ द आर्टरी। और ये आर्टरी पहुँचेगा कहाँ, ये आर्टरी तुम्हारा पहुँच जाएगा, दैट इज़ ऑफ द ऑर्गन्स के कैपिलरीज पे। ये दिस इज़ द कैपिलरीज ऑफ ऑर्गन्स। फिर ये ऑर्गन्स के कैपिलरीज से लेके कौन जाएगा, दैट इज़ वेना केवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके गया। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड सिर्फ लोअर बॉडी से नहीं आएगा, अपर बॉडी से भी कैरिड आउट होगा, ठीक है। लोअर बॉडी, तो ये हो गया अपर बॉडी, दोनों बॉडी से क्या हो गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे घुसा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में घुसा, राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ, ये पंप हुआ। तो ये पंप होके अगेन कहाँ से ट्रांसमिट हुआ, टू रीच टू द लंग्स, यहाँ से फिर इसका ये पोर्शन निकलेगा और ये कहाँ पे पहुँचेगा, दैट इज़ दी लंग्स, ठीक है। और ये क्या हो गया, दैट इज़ कॉल्ड द पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या कैरी कर रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो ये नॉर्मल डायग्राम है, सिर्फ याद रखना, पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, तो वो लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर उसको वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके फ्रॉम मतलब बीचों बीच से दोनों एट्रियम के बीचों बीच से ये लेके जाएगा आर्टरी के थ्रू लंग्स तक ऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना केवा लेके आएगा लोअर और अपर दोनों से, फिर वो राइट एट्रियम में घुसेगा,
राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से ये पंप होके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचेगा टू एक्सपेल आउट ऑफ द बॉडी। ये डायग्राम बनाने सीख लिया। अब आ जाओ, दैट वाज द नेक्स्ट डायग्राम। ये हर्ट डायग्राम समझ गए। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स कैसे तुम्हारे बॉडी में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के हेल्प से कैसे एक्सपेल आउट किया जाता है बॉडी से। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले तो ब्लड आती है, एक ऑक्सीनेटेड आती है, एक डीऑक्सीनेटेड आती है। तो ऑक्सीनेटेड आने का काम अरोटा का होता है और डीऑक्सीनेटेड आने का काम किसका होता है, वेना केवा का होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, दोनों वेसल्स जो होती है दोनों वेसल्स जो होती है वो किडनी से कनेक्टेड होती है, और जितनी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है वो किडनी के अंदर होती है। वहीं पे पूरे के पूरे ब्लड की प्योरिफिकेशन हो जाती है। फिर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ये यूरेटर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होता है और एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर पे पहुंचता है जो उस यूरिन को स्टोर करता है। दैट इज़ कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि उसकी आउटर कवरिंग इतनी स्मूदी होती है और इस तरीके के सेल से बनी हुई होती है कि इसके अंदर होल्डिंग पावर होती है। एक पर्टिकुलर लिमिट होता है अप टू विच इट कैन होल्ड द यूरिन। ठीक है, तो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद जो यूरिन होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी थ्रू द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, किसके हेल्प से, यूरेथ्रा के हेल्प से। तो जितनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है किडनी, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर बनाने बोले डायग्राम, तो मैंने बोला राजमा लाइक स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले राजमा लाइक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। जब इस राजमा लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया तो उससे क्या करो, एक एक पाइप निकाल दो। ठीक है, अब वो दोनों पाइप को एक बाउल में क्या करो, स्टोर करो, और बाउल के ऐसा बनाना कि नीचे तरफ उसका क्या हो, मुंह हो, मीन्स लाइक दिस, इसका बाउल। ठीक है, अब इसका बाउल का मुंह जो है यू हैव टू स्प्रेड इट एंड मेक इट अ लॉन्गर, थोड़ा लॉन्गर बनाना, क्योंकि ये पोर्शन को हम लोग कुछ और नाम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात, जो राजमा जैसा बनाया दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड किडनी। इसको क्या बोलते हैं, किडनी, जिसमें सारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस का काम होता है। उसके बाद जब ब्लड वहाँ पे फिल्टर्ड हो जाती है तो फिर उसको लेके आने का काम किसका होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर। वो यूरेटर जुड़ता कहाँ पे है, दोनों को यूरेटर बोलते हैं। फिर वो यूरेटर जुड़ता कहाँ पे, एक ब्लैडर में, मीन्स जो स्टोर करता है, दैट इज़ कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर। उसको क्या बोलते हैं, उसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। फिर वो ब्लैडर खुलता कहाँ पे है, जिसके थ्रू वो एक्सपेल आउट हो सके बॉडी से, दैट इज़ कॉल्ड द यूरेथ्रा। उसको क्या बोलते हैं, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। अब दूसरा चीज़, एक ब्लड वेसल्स लेके आता है और एक ब्लड वेसल्स लेके जाता है। लेके आने वाला को रेनल आर्टरी बोलते हैं और लेके जाने वाला को रेनल वेन बोलते हैं। तो यहाँ पे दो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ड्रॉन होते हैं। एक हो गया ये और एक हो गया ये, दोनों किडनी से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लाइक दिस। ये भी इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है। एक हो गया रेनल वेन, जो ब्लड लेके आता है अनफिल्ट्रेटेड, और फिर फिल्टर होके लेके जाने का काम किसका होता है, दैट इज़ रेनल वेन का उल्टा लिख दिया मैंने। ये हो गया रेनल आर्टरी, जिसको लेके आने का काम होता है, और रेनल वेन, जिसको लेके जाने का काम होता है फिल्ट्रेटेड ब्लड। यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज़ रेनल आर्टरी हैव अ वर्क ऑफ अनफिल्ट्रेटेड ब्लड, बट रेनल वेन का फिल्ट्रेटेड ब्लड को वापस टू द बॉडी लेके जाना होता है, किसको, रेनल वेन को। तो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले तो दो ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को बाद में बनाना, पहले पूरी स्ट्रक्चर बना लेना। दो राजमा बना लेना, दैट इज़ कॉल्ड द किडनी। उनसे दो पाइप निकालना, दैट इज़ कॉल्ड यूरेटर। वो जुड़ेंगे कहाँ, ब्लैडर में, दैट इज़ कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर। और वो जो ओपनिंग होगा दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। फिर एक लेके आता है ब्लड को, एक लेके जाता है। जो लेके आता है वो अनफिल्ट्रेटेड ब्लड लेके आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द रेनल आर्टरी, जो लेके आता है। फिर उसको लेके जाने का काम किसका होता है, दैट इज़ द रेनल वेन, विच इज़ हेयर इन द फिगर, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग बाय एन एरो। ठीक है, यू हैव ऑल्सो अ चांस टू रिप्रेजेंट इट बाय एरो। फिर आ जाओ, अब किडनी के अंदर कौन फंक्शन करता है, उसकी फंक्शनल यूनिट, जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। अब नेफ्रॉन की फंक्शनिंग समझनी है, तो सबसे पहली बात, तो लेके आने का काम किसका होता है, दैट इज़ कॉल्ड एफरेंट। लेके आने का काम किसका होता है, दैट इज़ कॉल्ड एफरेंट। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल्स आती है तो ये एक छन्नी टाइप सब्सटेंस के आसपास एकदम घिर जाती है। जैसे ये ब्लड वेसल्स आई,
तो यहाँ पे ऐसे 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 गिर गई और फिर फिल्टर्ड होके निकल गई। फिल्टर्ड होके निकल गई तो उसको लेके जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट, ई से डिनोट करते हैं। एफरेंट मतलब लाना और इफरेंट मतलब ले जाना, वो भी फिल्टर्ड ब्लड। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय एरो। तो ये जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे गुच्छा बनाया है, यहाँ पे एक क्या होती है छन्नी टाइप, क्या होता है सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द गॉलमेरुलस। क्या हो गया, ये छन्नी टाइप सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे देयर वाज अ छन्नी, ये ऐसे ऐसे होल्स होते हैं जिससे अनफिल्ट्रेटेड थिंग्स जो होती है वो क्या हो जाती है, अनफिल्ट्रेटेड थिंग आ जाती है और जो प्योरीफाइड ब्लड है वो इफरेंट के थ्रू चला जाता है। तो अनफिल्ट्रेटेड थिंग क्या हो गई, अब अनफिल्ट्रेटेड या जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है ये इस बाउल में स्ट्रक्चर हो गए। तो जो छन्नी है दैट इज़ कॉल्ड फॉर द गॉलमेरुलस, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ द गॉलमेरुलस। उसके बाद ये छन्नी को कलेक्ट कौन करता है, एक बाउल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। फिर एक कैप्सूल जो है जो इस चीज़ को कलेक्ट करता है उसको ले जाता है एक ट्यूब के हेल्प से, ठीक है। और वो ट्यूब जो है उसकी फिर स्ट्रक्चर्स ऐसे बनती है और ये जब तक ये ट्यूब ले जाता है तब तक जितनी भी छोटी मोटी चीज़ जो एब्जॉर्ब्ड करनी थी बट वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकल गई तो वो इस दौरान भी एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। फिर ये जाके खुलता कहाँ पे, एक डक्ट में, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनरी। क्या बोलते हैं, दैट इज़ द लूप ऑफ हेनल। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन मटेरियल यहीं पे होता है, इस पोर्शन पे जितने मटेरियल को देना है या जितने मटेरियल को लेना है सब, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स ऐसे 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 क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। और जब ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके जुड़ता है, दैट कलेक्टिंग डक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर तुमको कोई भी वाटर को एब्जॉर्ब करना है तो इसके लिए कलेक्टिंग डक्ट रिस्पॉन्सिबल है। इन शॉर्ट तुमको नेफ्रॉन की फंक्शनिंग से यही समझना है, ये गॉलमेरुलस बोमेन कैप्सूल फिर ये लेके जाता है, ठीक है, प्राइक्सोमल कलेक्टिंग डक्ट लेके जाता है। उसके बाद लूप ऑफ हैनल तक पहुंचता है। लूप ऑफ हैनल ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ये मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कलेक्टिंग डक्ट में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जब एफरेंट लेके आता है और ईफ्रेंट लेके जाता है, तो एफरेंट लेके आता है तो फिल्टर कौन करता है छन्नी की हेल्प से, दैट इज़ गॉलमेरुलस। और गॉलमेरुलस को कलेक्ट कौन करता है, अनफिल्ट्रेटेड ब्लड को, दैट इज़ बोमेन कैप्सूल। उसको लेके जाता है एक पाइप, उसके वो पाइप का एक पोर्शन जहाँ पे वो राउंडिंग बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड द लूप ऑफ हैनल। फिर वो ओपन कहाँ होता है, कलेक्टिंग डक्ट पे। और कलेक्टिंग डक्ट किससे मेनली इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन। और अल्टीमेटली फिर ये यूरेटर में पहुँच जाता है, जो तुमने ऊपर पढ़ा, इट रीच टू द यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और देन यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज़ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तुम्हारा क्या होता है, नेफ्रॉन नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के हेल्प से क्या होती है, ट्रांसमिशन होती है, क्या, सिग्नल्स की। तो इसमें सबसे पहले देयर वाज अ, मतलब एक चुड़ैल लाइक क्या होता है, ब्रांचेज होते हैं, उसको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं, जो मसल्स में प्रेजेंट होता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, डेंड्राइट। उसके बाद अब ये एक सेल है तो सेल का न्यूक्लियस होगा, उसका कोई बॉडी होगा, तो इस डेंड्राइट से निकल के एक सेल बॉडी आता है। उस सेल बॉडी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज़ न्यूक्लियस। फिर इसका एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एक्सोन बोलते हैं, जो ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिंबल को। इसमें एक कोटिंग प्रेजेंट होती है, उस कोटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द माइलिन शेथ। उसको क्या बोलते हैं, माइलिन शेथ। और ये जो ट्रांसमिशन एक लंबा स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड एक्सोन, और ये जब ख़त्म होता है तो दैट इज़ कॉल्ड द नर्व एंडिंग, ठीक है। अब ये प्रॉमिस क्या है कि सब चीज़ ड्रॉ करके दिखाऊंगे कैसे बनाना है। तो सिंपल एक सर्कल बना लेना, सेल बॉडी, इसके अंदर यू हैव टू ड्रॉ अ न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब इन केस ऑफ न्यूरॉन में मैंने बताया डेंड्राइट होता है, मतलब एक क्या, जो नर्व एंडिंग जो होती है, जहाँ नर्व एंडिंग
का एकदम स्टार्टिंग पोर्शन, दैट इज़ डेंड्राइट, जो नर्व एंडिंग जैसे दिखता है, जो हमारे मसल्स में जुड़ा हुआ रहता है, जो इन्फॉर्मेशन लेने का काम होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डेंड्राइट। तो सिंपल उसका ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दो, वो ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द डेंड्राइट्स। ये ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। उससे निकलता क्या है, एक लंबी सी तार, दो गो तार बना लेना, इट्स लुक बेटर। ये लंबी सी तार जो है ये कोटिंग से क्या होता है, घिरी हुई होती है, और दैट पर्टिकुलर कोटिंग इज कॉल्ड व्हाट, दैट पर्टिकुलर कोटिंग इज कॉल्ड द माइलिन शीथ। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। और ये जो लंबी सी तार है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोन, और जब ये एंड होता है दैट पोर्शन इज कॉल्ड द नर्व एंडिंग। सो क्या बोलते हैं हम लोग, नर्व एंडिंग बोलते हैं। बस यही तो तरीका है तुमको बनाने का। इसको थोड़ा क्लैरिफाई और अच्छी तरह से बना लेना, मैंने आपको बताने का तरीका बता दिया। ये हो गया कि कैसे न्यूरॉन के डायग्राम समझना है। पहली बात तो न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सोन, माइलिन शीथ और नर्व एंडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू, जो कि न्यूरॉन होता है उसके डायग्राम का। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्स आर्क। ये नहीं आएगा बट इसमें कंसेप्ट समझ लो। सबसे पहले तो ये तो हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको लिया किसने, सेंसरी न्यूरॉन ने। किसने, सेंसरी न्यूरॉन ने। और ये इन्फॉर्मेशन को लेके कौन गया, सेंसरी न्यूरॉन। कहाँ लेके गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड क्या किया, इन्फॉर्मेशन को देखा और फिर किसके थ्रू इन्फॉर्मेशन दिया, मोटर नर्व के थ्रू। मोटर नर्व फिर क्या किया, इफेक्टर के थ्रू उसको क्या किया, उसको क्या किया, इफेक्ट किया, मतलब कि जो भी स्टिमुलस था उसको रिस्पॉन्स बैक किया। ठीक है, रिसेप्टर ने रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड ने उस चीज़ को मोटर न्यूरॉन को बताया, मोटर न्यूरॉन ने फिर इफेक्टर के थ्रू उस चीज़ को क्या किया, मसल्स को बोला कि तुमको ये करना है, फिर मसल्स उस तरह से क्या किया, एक्ट किया। तो अगर इसका डायग्राम बनाए तो सबसे पहली बात तो रिसेप्टर हो गया, सबसे पहली बात क्या हो गया, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर से लेके कौन गया, दैट इज़ कॉल्ड द सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन लेके गई। अब सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पहुँची, दैट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड उसको जल्दी से देखा, जल्दी से समझा और किसके मदद के थ्रू वो मसल्स तक पहुँचाया, दैट इज़ द मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन फिर वो रिसेप्टर ऑर्गन यानी कि पहुंचा जो क्या किया, उसको रिप्लाई बैक किया, मीन्स रिस्पॉन्स किया उस स्टिमुलस को। तो यही प्रोसेस होता है पूरा का पूरा इन केस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट डायग्राम पे। ये हो गई ब्रेन। ब्रेन के हर एक फंक्शंस को समझो। ठीक है, ब्रेन के हर एक फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ द सेरेब्रम एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरेब्रम जनरली जितने भी इंटेलिजेंस थिंग्स होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस होते हैं, रिमेंबरिंग प्रोसेस होते हैं, उन सब के लिए ये बड़ा वाला पोर्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और एज यू ऑल नो दैट हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जितनी भी हार्मोनल एक्टिविटी करानी है उस चीज़ का ऑर्डर इज गिवन बाय द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ऑफ ग्लैंड होता है। हाइपोथैलेमस सिर्फ इसके लिए ही नहीं, इफ़ यू आर बीइंग हंग्री और इफ़ यू आर बीइंग स्टारवेशन, मतलब अगर तुमको प्यास लग रहा है, भूख लग रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल बाय द हाइपोथैलेमस। अगर तुम्हारा पेट भर गया, इफ़ यू आर बीइंग हंग्री, या फिर तुम्हें थ्रस्टी फील हो रहा है, तो दिस फॉर ऑल दोज थिंग्स हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड सेरेब्रम इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस एक्टिविटी। तो फोर ब्रेन का दोनों पार्ट समझ गए। फोर ब्रेन का दोनों पार्ट यानी कि फोर ब्रेन बहुत बड़ा पोर्शन कंटेन करके रखता है। फिर मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन एक इंटरसेक्शन होता है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में उतना नहीं पढ़ता है, इसलिए पढ़ना है तुमको, इसलिए हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन 3 टाइप का होता है, दैट इज पॉन्स, मेड्यूला ओब्लोंगेटा और सेरेबलम। सेरेबलम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोस्चर बैलेंस करता है। क्या, पोस्चर एंड पोजीशन को बैलेंस करने का काम किसका होता है, वो हिंड ब्रेन का होता है। उसके एक वन ऑफ द पार्ट दैट इज कॉल्ड द सेरेबलम। ये पोर्शन दिख रहा है ब्रेन को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेबलम बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद सेरेब्लम के बाद मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो स्पाइनल काइट के जस्ट ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा सारे उन एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है विच इज़ इनवॉलेंट्री, मतलब जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे जैसे कि स्नीजिंग, वॉमिटिंग, दिज आर द एक्टिविटी जिसके लिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर साधारण भाषा से लिखूँ तो दैट इज़ कॉल्ड द इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग। अब इसको ड्रॉ करना कैसे, सबसे पहले ब्रेन ड्रॉ करने के लिए एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर्स बनाओ, मतलब एक स्कल टाइप का, ऐसे, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी ये ऐसे, और ये क्या हो, ये ओपनिंग में जाके क्या हो जाए, खुल जाए। इन दिस ओपनिंग देयर वॉज अ 3 लेयरिंग, ऐसे करके एक अलग लेयर बनाओ। अब इस दोनों के बीच में क्या करो, 3 लेयर्स ड्रॉ करो, 1 2 और एक और 3। तो ये 3 फ्लूइड को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, बहुत बड़ा पोर्शन प्रेजेंट होता है जो आप किसी भी तरीक़े से बना सकते हो, जो सेरेब्रम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इसकी जो है कुछ ऐसे करके पोर्शन जनरेट होती है जो क्या होता है, स्पाइनल कोड को एक्सटेंड करता है। इस दोनों के बीच में ऑन द राइट हैंड साइड अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है जो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, जिसको हम लोग सेरेब्लम बोलते हैं, जो पोस्चर एंड पोजीशन बैलेंस के लिए होता है। फिर यहाँ पे एक हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। बस इन दिस वे यू कैन ड्रॉ है ब्रेन। ब्रेन में सिर्फ फंक्शनिंग याद करने की ज़रूरत है कि फोर ब्रेन में 2 पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द सेरेब्रम एंड दैट इज़ कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है इंटेलिजेंस एक्टिविटी के लिए, हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है इफ़ यू फील योर स्टोमच फुल, if you are feeling hungry, this is all done by the hypothalamus. Hypothalamus is also responsible for those activity जिसमें आपको हॉर्मोन्स रिलीजिंग होता है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड वो होता है जो मास्टर ग्लैंड होता है, जो अलग ऑर्गेन्स को रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि तुम अब रिलीज करो, इट्स योर टाइम टू बिंग रिलीज द हार्मोन। फिर मिड ब्रेन आता है जो मीडिएटर होता है। फिर हिंड ब्रेन आता है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरेब्लम। सेरेब्लम पोस्चर एंड पोजीशन बैलेंस करता है और सेरेब्लम पोस्चर एंड पोजीशन बैलेंस करता है, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको फॉलो करता है। फिर दैट इज़ द हॉर्मोन्स इन ह्यूमन बींग्स। तो जनरली फीमेल और मेल में जितने भी हॉर्मोन्स हैं दे आर ऑल सेम, बट द 2 हॉर्मोन्स जो मेल्स में जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द टेस्टिस, जो रिलीज़ करता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में दैट इज़ ओवेरी जो रिलीज़ करता है ओएस्ट्रोजन और ड्यूरिंग द adultion or the anyone is before the pregnancy that will be the estrogen, or when the woman being in pregnant that will be generate the progesterone। ठीक है, तो अगर ऊपर से नीचे है तो ऊपर में अभी बताया दैट इज़ कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, मीन्स वो पिट्यूटरी ग्लैंड को अलाउ करता है कि अब तुम्हारा काम है तुम अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन हार्मोन रिलीज़ करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन के लिए। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। ग्रोथ हार्मोन जो कि तुम्हारे ग्रोथ पर डिपेंड करता है, अगर ये कम हो किसी भी चिल्ड्रन में, उसकी हाइट छोटी रह जाए तो दैट वर्ड कॉल्ड द डॉर्फिज्म, और ये ज़्यादा हो जाए तो दैट वाज कॉल्ड द गिग्नेटिज्म। पाइनल ग्लैंड एक बहुत छोटा ग्लैंड होता है जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द 24 आवर डे रेगुलेशन। मीन्स इफ़ यू आर फीलिंग स्लीपी ड्यूरिंग द नाइट, तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ पाइनल ग्लैंड के, क्योंकि ये हमारे बॉडी का रेगुलेशन ही है जो पाइनल ग्लैंड ने मेंटेन करके रखा है कि दिन भर यू हैव टू वर्क एंड एट द नाइट यू हैव टू स्लीप। थोराइड ग्लैंड उसके बाद थोड़ा नीचे पे आता है, जो लाइरेनिक्स से थोड़ा नीचे होता है, ठीक है, और थोराइड ग्लैंड एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिलीजिंग ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन क्या हार्मोन होता है, थायरोक्सिन वो हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। और ये मेटाबॉलिज्म यानी चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, इन सब के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। और थायरोक्सिन
तभी अच्छे मात्रा में थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करेगा जब उसके पास बॉडी में आयोडीन की मात्रा सही होगी। इफ़ आयोडीन का एफिशिएंसी अगर कम हो जाए तो थायरोक्सिन कम रिलीज़ होगा और जिसके वजह से द पर्सन बीइंग अफेक्टेड मे बी अफेक्टेड फ्रॉम द गोइटर। इसलिए आयोडीन की मात्रा अच्छे से यू हैव टू बी कंज्यूम, ठीक है। उसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड वैसा ग्लैंड होता है जो Ca++ के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसके सिंथेसिस के लिए। थाइमस ग्लैंड ये थोड़ा ब्रोंक्यूल्स जगह पे, यहाँ पे ट्रैकिया डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस पोर्शन पे क्या प्रेजेंट होता है, उस पोर्शन पे थाइमस प्रेजेंट होता है। और थाइमस वैसा ग्लैंड होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी। ये वो ग्लैंड होता है जो विथ एज उसकी साइज़ डिक्रीज होते जाती है और एज के साथ जैसे साइज़ डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा, इम्यूनिटी भी डिक्रीज होगा, क्योंकि यही ग्लैंड है जो इम्यूनिटी हार्मोन होता है। तुम्हारे बॉडी में इम्यूनिटी मेंटेन करने का काम इसी ग्लैंड का होता है। फिर पेनक्रियाज पे आते हैं। पेनक्रियाज वैसा एंडोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियाज वैसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो रिलीज़ करता है बीटा सेल को और अल्फा सेल को। बीटा सेल जो होता है वो ग्लूकोज रिलीज़ करता है, इंसुलिन रिलीज़ करता है जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ज़्यादा नहीं करने देता है ब्लड में। और उसी चीज़ में उसका ही उल्टा अल्फ़ा सेल, यानी कि अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए अल्फ़ा सेल रिलीज़ करता है जो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो पेनक्रियाज जो है वो दो टाइप, मतलब इन शॉर्ट हमारी बुक में सिर्फ पढ़ना है कि पेनक्रियाज ग्लूकोज लेवल रेगुलेशन करता है। मींस पेनक्रियाज बीटा सेल को रिलीज़ करके क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज़ करता है और इंसुलिन के मदद से ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड में मेंटेन रहता है, क्योंकि इंसुलिन इज़ द पास थ्रू विच ग्लूकोज शुड बी इंटर टू द सेल टू कन्वर्ट इनटू द एटीपी। तो अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ते जाएगा और इफ़ द ग्लूकोज बीइंग एक्सेसिव इन द ब्लड तो दैट विल बी द पर्सन शुड बी सफ़र फ्रॉम व्हाट, डायबिटीज़, ठीक है। और इसी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए या फिर इस डायबिटीज़ को हैंडल करने के लिए या ना होने के लिए हमें इंसुलिन की मात्रा अच्छा से मेंटेन करनी पड़ती है। इफ़ इट इज़ बीइंग इन नॉट मेंटेन देन द ग्लूकोज लेवल आइदर बी डाउन और आइदर बी हाई। डाउन हो जाए अगर ग्लूकोज लेवल तो इंसुलिन की मात्रा कम करनी पड़ती है बाय रिलीजिंग द अल्फ़ा सेल जो ग्लाइकोजन रिलीज़ करता है। और अगर वही चीज़ ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ बीटा सेल जो भी पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज होता है। उसके बाद एडर्नल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट ग्लैंड होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है एडर्नलाइन हार्मोन के लिए। एडर्नलाइन हार्मोन को फियर एंड फाइट हार्मोन बोलते हैं। फियर एंड फाइट मतलब जब भी डर लगता है तो यू हैव अ स्वेटिंग, तुम्हें डर लगती है, कुछ अलग टाइप्स के फीलिंग्स आते हैं, दैट इज़ ड्यूरिंग द एडर्नल ग्लैंड रिलीजिंग अ हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड द एडर्नलाइन हार्मोन, ठीक है। उसके ये सब चीज़ सेम होता है बट देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल बिटवीन द रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स दैट इज़ रिलीज बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल में है दैट वाज द टेस्टोस्टेरोन जो कि उसके प्यूबर्टी के एज में जितने भी चेंजेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन। और उसके बाद ओवेरी दैट वाज द ओएस्ट्रोजन। तो दिस इज़ द होल रिविजन ऑफ द हॉर्मोन्स इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद दैट इज़ reproduction, how do organism reproduce. In this video, in this section you have to discuss the whole procedure of the male reproductive part. Male reproductive part में क्या होता है, male reproductive part that is called the testes. टेस्टिस ही वो पोर्शन है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन दैट इज़ द स्पर्म जिसके अंदर मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, वो ही उसको जनरेट करता है। ये टेस्टिस के अंदर ही क्या होता है, स्पर्म जो जनरेट होता है, फिर उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, ये दिख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द एपिडेमिस। इसी का काम होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। क्या प्रोवाइड करने का, नरिशमेंट। और एक बार जब टेस्टिस से स्पर्म डेवलप्ड हो गए नरिशमेंट प्रोवाइड होने के कारण, तो वो कहाँ से फिर आउट ऑफ द बॉडी निकलता है टू रीच द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थ्रू द वास डिफरेंस। किसके थ्रू, वास डिफरेंस। ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद उसको बीच में कुछ ग्लैंड मिलते हैं जैसे कि सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, सो दैट वो ईजिली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुँच जाए।
अब जब यहाँ से ये स्पर्म निकलता है तो वो एक कॉमन ओपनिंग में पहुँचता है विच इज़ ऑफ द यूनरी ब्लैडर, ठीक है। और फिर वो यूनरी ब्लैडर से भी एक कॉमन ओपनिंग पे पहुँचता है जहाँ पे यूरिन और स्पर्म दोनों की एक पर्टिकुलर ओपनिंग बनती है, और वो पर्टिकुलर ओपनिंग किसकी होती है, यूरिन और स्पर्म की, दैट इज़ टुगेदरली कॉल्ड एज सेमेन, जिसको हम लोग टुगेदरली सेमेन बोलते हैं। और ये आउट ऑफ द बॉडी जाता है थ्रू अ पेनिस लाइक स्ट्रक्चर, पेनिस जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको यूरेथ्रा भी बोलते हैं, और इसी पेनिस के अंदर यूरेथ्रा भी प्रेजेंट होता है। और एक्चुअली स्क्रॉटम बोलते हैं इसको, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और ये मेल बॉडी से आउट ऑफ द बॉडी डेवलप्ड होता है क्योंकि इसको डेवलप्ड होने के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए देन द बॉडी, इसलिए ये बॉडी से थोड़ा आउट डेवलप्ड होता है। अब हाउ वी क्रिएट इट, कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करें इन द एग्जामिनेशन इफ इट इज़ कम। तो सबसे पहली बात, तो यू हैव टू ड्रॉ स्क्रॉटम। तो आप क्या करो, स्क्रॉटम ड्रॉ करो, वेट, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करो, स्क्रॉटम ड्रॉ करो, वेट वेट वेट, ये हो गया स्क्रॉटम। उसके बाद पेनिस ड्रॉ करो, ठीक है। पेनिस ड्रॉ करो, अब पेनिस हो गया। फिर ये स्क्रॉटम में क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और टेस्टिस के ऊपर क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एपिडेमिस। तो इसके ऊपर क्या हो गया, एपिडेमिस। यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है तुम्हारा, दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ से क्या निकलता है तुम्हारा, यहाँ से निकलता है तुम्हारा, दैट इज़ कॉल्ड द वैस डिफरेंस। ये वैस डिफरेंस निकला और कहाँ पे गया, वो यूनेरी ब्लैडर के कॉमन ओपनिंग पे गया। तो यहाँ पे कहीं पे यूनेरी ब्लैडर है, ठीक है, जिससे पाइप निकला, और वो पाइप जो निकला, देयर वाज अ कॉमन ओपनिंग जहाँ पे दोनों पहुँचे, और वो कॉमन ओपनिंग से होते हुए कहाँ पे गए, पेनिस पे गए, और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर गए, ठीक है। यहाँ पे क्या मसल, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होता है। और ये जो यूनरी ब्लैडर है, ये क्या है, ये यूनरी ब्लैडर है। यूनरी ब्लैडर के नीचे या आसपास पे दो ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो इसको ऐसे यहाँ पे, ठीक है। एक हो गया सेमिनल वेसिकल, और एक हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। और जहाँ से ये स्पर्म लेके निकला, दैट इज़ कॉल्ड द वैस डिफरेंस। और जहाँ पे ये स्पर्म डेवलप्ड हुआ, दैट इज़ कॉल्ड द टेस्टिस। जहाँ से आउट ऑफ द बॉडी गया, दैट इज़ कॉल्ड द पेनिस। सिंपलर वे में क्या हो गया, ये बन गया। और ये जो है पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड द यूरेथ्रा। बस सिंपल था, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना, यू मे एक्चुअली क्रिएट इट वेरी वेल। अब आ जाओ, दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज़ दी एग, वो निकालने का काम या रिलीज़ करने का काम ओवेरी का होता है। ओवेरी उसको रिलीज़ करता है, तो वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से आता है, कहाँ से, फेलोपियन ट्यूब से। और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे वो जगह पे पहुँचता है जहाँ पे 9 मंथ कोई भी मदर अपने बेबी को रखते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर इट्स डेवलपमेंट, जिसको ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ से वो एग जाता है, और यही साइट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें एग जो है दैट इज़ एक्चुअली फर्टिलाइज विद द स्पर्म। तो ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब से द एग एक्चुअली रीच आफ्टर द फर्टिलाइजेशन टू अ व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड द यूट्रस। यूट्रस अपनी लाइनिंग पर डे थिक करता है, जिस दिन से एग रिलीज होता है फॉर स्टोरिंग और फॉर कीपिंग द फर्टिलाइज्ड एग, जो ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होगा। If it is not being fertilized, then that particular lining actually come out like a mucus, or that particular period is called the menstruational cycle.
तो उसके बाद जो ये मटेरियल है दैट वाज द म्यूकस, दैट वाज द मेंस्ट्रुएशनल ब्लड, दैट इज एक्चुअली कमिंग आउट विद द पोर्शन दैट इज कॉल्ड द सर्विक्स, और अल्टीमेटली वो बॉडी के आउट क्या चीज़ से आती है, वेजाइना के थ्रू। ठीक है, तो अगर इफ़ यू हैव टू ड्रॉ दिस, तो तुम्हें सबसे पहले सारे पर्टिकुलर पॉइंट याद करना हो। ओवेरी से एग निकला, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब से गुजरा, यूटेरस पे पहुंचा, फिर सर्विक्स पे पहुंचा, फिर वेजाइना पे पहुंचा। तो सिमिलर वे पे ड्रॉ करो। यहाँ एग है, यहाँ एग है, इस दोनों से निकला फेलोपियन ट्यूब बन के, इस दोनों से निकला फेलोपियन ट्यूब हो गया। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब से ये हुआ, वेट ये जोड़ दो। उसके बाद ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब से क्या हुआ, यूरेटर्स पे निकला। वेट अच्छा से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एग, ये हो गया एग। देन ये फेलोपियन ट्यूब आया, और यहाँ से भी एक फेलोपियन ट्यूब आया। Then this fallopian tube will come and reach to the uterus. वो यूटेरस एक कॉमन ओपनिंग पे क्या हुआ, ओपन हुआ। वो यूटेरस क्या हुआ, एक कॉमन ओपनिंग पे क्या हुआ, ओपन हुआ। और ये कॉमन ओपनिंग, वो यूटेरस एक कॉमन जगह पे क्या हुआ, ओपन हुआ, दैट इज कॉल्ड द सर्विक्स। और फिर ये फर्दर आगे बढ़ के कहाँ पे पहुँच गया, अ लास्ट एक्सेल पॉइंट दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द वेजाइना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेजाइना। ये वाला पोर्शन वेयर द एक्चुअली द वॉल्स बीइंग डेवलप फॉर द कीपिंग द offspring for the 9 month, that particular portion is called the uterus. Or from where the egg release, that is called the ovary. Or where the fertilization has taken place, that is called the fallopian tube. Either the fallopian tube, or you can say it as a oviduct. Simple way, you have created the female reproductive part. Okay, now the next diagram is of the plant's reproduction, जिसमें सबसे पहले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज कॉल्ड द पिस्टिल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिस्टिल। और मेल रिप्रोडक्टिव को स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड होता है, और वो पॉलन ग्रेन फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टिग्मा। स्टिग्मा से फिर वो स्टाइल के थ्रू कहाँ पे पहुंचता है, ओवेरी में। ओवेरी के अंदर ओव्यूल में, और ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता है जिससे वो जाइगोट में बदलता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो में। तो सबसे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव, तो मेल रिप्रोडक्टिव क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द स्टेमन। स्टोमेन का दो पार्ट होता है, एक हो गया एंथर जहाँ पे पॉलन ग्रेन डेवलप्ड होता है, और दूसरा हो गया फिलामेंट। ठीक है, किसी भी प्लांट में ये हो गया तुम्हारा क्या, फिलामेंट, और ये क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द एंथर। ये क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट, जो एक लंबी सी स्ट्रक्चर होती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें एंथर का, तो ये कुछ ऐसा होता है, चार पार्ट्स होते हैं, और चारों पार्ट्स में क्या होता है, पॉलन ग्रेन डेवलप्ड होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो है अपने अंदर, एक पॉलन ग्रेन अपने अंदर दो मेल गैमेट को रखे रहता है, और फिर ये पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँचता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव में। तो कहाँ पहुँचा, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को वी कॉल्ड इट एज द पिस्टिल, कार्पल, जो बोलना है बोलो। अब इसके पार्ट्स क्या होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टिग्मा,
दैट इज़ कॉल्ड द स्टाइल। स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और ओव्यूल भी बोल सकते हैं और ओवेरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओवेरी के अंदर ही एक्चुअली ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन इज कॉल्ड व्हाट, द अपर साइड पोर्शन इज कॉल्ड स्टिग्मा। देन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइल बोलते हैं, और फिर एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर जो ओवेरी होता है, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक, ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड द स्टाइल, दिस इज कॉल्ड द ओवेरी। और ओवेरी के अंदर क्या है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल में ऊपर में 3 एग्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंटीपोडल। उसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल। बीच में 2 न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोलार न्यूक्ली। नीचे में 2 सिनर्जिड के साथ एक एग प्रेजेंट होता है, 2 सिनर्जिड के साथ, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिनर्जिड। 2 सिनर्जिड के साथ एक एग प्रेजेंट होता है। ठीक, ये हो गया स्टिग्मा स्टाइल। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये कहाँ पे पहुँचेगा, दैट एक्चुअली रीच अप टू द अपवर्ड साइड ऑफ द स्टिग्मा। स्टिग्मा में स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, तो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, इस पर चिपक जाते हैं, और पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं तो इनसे, इनके अंदर 2 मेल गैमेट होता है। अब ये 2 मेल गैमेट होते हैं, तो ये 2 मेल गैमेट जो भी सुटेबल लगेगा फीमेल को, वो उसको आने देगी। तो फिर ये क्या करेगा, कीमोट्रोपिज्म के हेल्प से फॉलन ट्यूब जनरेट करेगा। ये फॉलन ट्यूब फिर धीरे धीरे कहाँ पे पहुँचेगा, दैट विल रीच अप टू द एग। अब 2 मेल गैमेट होते हैं, तो एक मेल गैमेट क्या होगा, इस एग के साथ क्या होगा, फर्टिलाइज करेगा, और एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड द जाइगोट, जिससे फ्रूट प्रोडक्शन होगा। और दूसरा मेल गैमेट इस 2 पोलर न्यूक्ली के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। तो क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। तो दैट्स वाई दैट फर्टिलाइजेशन हैज टेक प्लेस ट्वाइसली, तो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। और ये पूरी प्रोसेस हो गई, दैट वाज द रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स। सिमिलर है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया, फिर ये पॉलन ट्यूब बना के ओवेरी तक पहुंचा, एक न्यूक्ली एग के साथ फर्टिलाइज किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ उस प्रोसेस को साइन, उस एक्चुअली जब एग सेल 1 मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता है, तो जो जाइगोट प्रोड्यूस करता है, जिससे एम्ब्रियो बनता है, और दूसरा एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्ली के साथ क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, और इन दोनों को मिला के डबल फ्यूजन बोलते हैं। एंटीपोडल पोलर न्यूक्ली एग सेल को और सिनर्जिड को मिला के हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसी से क्या होता है, फूड्स की जनरेशन होती है। उसके बाद ये हो गया राइजोपस। राइजोपस यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में ये रूट से ज्वाइंट होते हैं एक बहुत बड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हाइपा बोलते हैं। फिर जो फंगी होते हैं, वो अपने ऑफस्प्रिंग को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप कराते हैं, और जैसे उनको अच्छी इन्वायरमेंट मिलती है, उसको वो लोग रिलीज़ कर देते हैं। और वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं, और उसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विच इज़ द फंगस, दैट इज़ कॉल्ड द पोर्स। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपल लॉलीपॉप जैसा बना दो, एक जगह पे जोड़ दो, लेबलिंग कर दो, हाइपा, स्पोरेंजियम, और क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्पोर्स। फिर दैट इज़ द बर्डिंग। बर्डिंग में पहला थोड़ा सा बर्ड डेवलप्ड होता है, फिर वो धीरे धीरे बर्ड क्या होता है, डेवलप्ड होता है। वो डेवलपिंग होने के बाद जब मेच्योर बर्ड में बदल जाता है, तो पेरेंट मटेरियल उसको अपने आप से डीअटैच कर देता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्डिंग। ये तो सिंपल है, ये तो बना ही सकते हो। प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, एक रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में
रीजनरेशन होता है। प्लानेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बाई चांस उसमें कोई कट लग जाए तो उसके हर एक बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म होता है। मीन्स बाई चांस इस प्लानेरिया पे 3 कट लग गए तो 1, 2 और 3, उसका 3 पार्ट हो गया और वो तीनों पार्ट से एक अलग अलग प्लानेरिया क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया। और इसी प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। अब दैट वाज द लास्ट चैप्टर, दैट वाज कॉल्ड द हेरिडिटी। हेरिडिटी में इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले आपने क्या लिया है, 1 ट्रेट लिया है, दैट इज़ टॉल और शॉर्ट। हाइट का लिया है, दैट इज़ टॉल एंड शॉर्ट। टी और स्मॉल टी, कैपिटल T विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द टॉल प्लांट विच इज़ द पेरेंट एंड स्मॉल टी विच इज़ द ड्वार्फ प्लांट। दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग। 4 ऑफस्प्रिंग बनाते हैं और चारों का जनरेशन का जो चारों का गैमेट जो होता है F1 जनरेशन में वो सेम होता है, दैट इज़ कैपिटल T एंड स्मॉल टी। दैट मीन्स F1 जनरेशन पे जितने प्लांट्स आए वो सारे के सारे टॉल निकले। ड्वार्फ प्लांट की प्रेजेंसी ही नहीं, मतलब ड्वार्फ प्लांट की अपीयरेंस ही नहीं मिली। तो दैट मीन्स जब एक टॉल और एक शॉर्ट होता है, जब टॉल एक शॉर्ट होता है तो टॉल ने अपनी डोमिनेंसी दिखा दी। पहले तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन करना हो तो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या होता है, आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास ट्रेट था टी और स्मॉल टी, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन परफॉर्म करने के लिए पहले यू हैव टू सेग्रीगेट इट, मतलब पहले डिस्ट्रीब्यूट करो लाइक दिस। फिर आप इसको क्या करो, उसके बाद इसको हाइब्रिडाइज करो। हाइब्रिडाइजेशन और दैट इज़ कॉल्ड द पॉलिनेशन। इसको आप जब पॉलिनेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी। दूसरा लॉ क्या आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब कैपिटल T और स्मॉल टी में कैपिटल T की डोमिनेंस थी, इसलिए सारे के सारे प्लांट क्या निकले, टॉल निकले। दैट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, दैट इज़ कि जितने भी ट्रेट आए उसमें ड्वार्फ प्लांट और टॉल प्लांट दोनों की इंडिपेंडेंसी है। हर एक ट्रेट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण तुमको सिर्फ फिजिकली सिर्फ टॉल प्लांट दिख रहा है। उसके बाद तुमने जब F1 प्रेजेंसी वाले जनरेशन वाले ऑफस्प्रिंग को पेरेंट बना के दोबारा फर्टिलाइज किया तो यू हैव टू सी कि एक प्लांट क्या निकला, ड्वार्फ निकला, जिससे यू हैव टू गेट कि जितने भी पेरेंट मटेरियल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं, तो हर कोई अपने आप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। भले डोमिनेंसिंग पावर के दौरान फिजिकल में इट इज़ नॉट बीन सीन, बट अल्टीमेटली F2 प्रेजेंसी में आपको देखने को मिलेगा उस सेकेंड पेरेंट की अपीयरेंस। ठीक है, तो अगर F2 जनरेशन की बात किया जाए तो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक मतलब अपीयरेंस से रेशियो क्या है, 3 प्लांट क्या दिखेगा, बड़ा और 1 प्लांट छोटा, 3 प्लांट बड़ा और 1 प्लांट छोटा। उसी तरह जीनोटाइपिक रेशियो में देखें तो जीनोटाइपिक रेशियो में TT1, 2 डबल इस ग्रेटर दियो स्मॉल टी मीन्स 2 और 1 स्मॉल टी मीन्स 1। तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो ये हो गया। सिमिलरली दिस इज़ इन द केस ऑफ डबल हाइब्रिड, इसमें मैंने 2 ट्रेट लिया है, दैट इज़ Y एंड R। ठीक है, ये हो गया डबल Y डबल R विच इज़ कैपिटल एंड स्मॉल y स्मॉल r। पहले तो दोनों सेग्रीगेट करेंगे, फिर दोनों क्या करेंगे, पॉलिनेट करेंगे, तो हमें क्या मिला, अब F1 जनरेशन पे एक ही तरीके के ऑफस्प्रिंग मिले, दैट इज़ कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y। फिर कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल r को जब पॉलिनेट कराएंगे तो जो तुमको ऑफस्प्रिंग मिलेगा, दैट ऑफस्प्रिंग शुड बी रिप्रेजेंटेड थ्रू द डायहाइब्रिड क्रॉस। और ये डायहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बाय रिप्रेजेंटिंग द 8 बॉक्सेस। तो पहले 8 बॉक्स रिप्रेजेंट करो और सबसे पहले ऊपर एक एक करके हर एक टर्म्स को एक साथ लिख लो। मीन्स कैपिटल Y के साथ कैपिटल R, स्मॉल y के साथ कैपिटल Y के साथ कैपिटल R, कैपिटल Y के साथ स्मॉल r, स्मॉल y के साथ कैपिटल R, स्मॉल y के साथ स्मॉल r। उसी तरह इसी चीज़ को भी इधर रिपीट करो, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे टर्म्स को लिखो, फिर वो सारे टर्म्स को लिखो। फिर
जो तुम्हारे पास रेशियो आएगा दैट इज़ कॉल्ड द फिनोटाइपिक रेशियो, क्योंकि इसका जीनोटाइपिक रेशियो बहुत बड़ा होता है, इट इज़ नॉट नीड टू बी रिमेंबर। तो फिनोटाइपिक रेशियो इसका क्या होता है, दैट इज़ 9:3:9:3:3 दैट इज़ 1। ये हो गया इसका फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजिंग है, दैट इज़ द क्रॉसिंग। ये पॉलिनेशन है जो आपने हेरिडिटी में पढ़ा है, मेरी वीडियो जाके देखना, उसमें बहुत डिटेलिंग से पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद दैट इज़ ड्यूरिंग द सेक्स डिटर्मिनेशन, actually the female egg has the X and X chromosome. Okay, they have only, the female have only the X chromosomes. During the fertilization of the egg and the sperm, actually the sperm have maybe X and maybe Y chromosome, but the female, which is the female gamete, which has only egg and which has only X chromosomes. Now it is depend upon the sperm from the male which is coming from the X chromosome either or Y chromosome. If it is coming from the X chromosome and the egg only have the X chromosome, so it will be the girl. But if it is coming from the Y chromosome, then that will be boy. So boy has the combination of X and Y chromosome and girl have the combination of X and X chromosomes. ठीक है, तो देयर वॉज द 50% चांस ऑफ बीइंग द बॉर्न ऑफ द बॉय एंड गर्ल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसमें मैंने आपको सारे डायग्राम समझा दिए। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।